गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे मगध साम्राज्य का उत्कर्ष। तो आज हम जानेंगे मगध साम्राज्य के बारे में। तो एक जो नया साम्राज्य आ रहा है उसका उत्कर्ष मगध में ही क्यों हो रहा है। हमने 16 महाजनपद पढ़े जिसमें अंग भी है, अवंती भी है, काशी भी है, कौशल भी है और अनेक महाजनपद है। तो और सब महाजनपद में इसका उत्कर्ष क्यों नहीं हो रहा है, मगध में ही इसका उत्कर्ष क्यों हो रहा है? इसका कारण है मगध का सामरिक स्थिति। जो मगध है सामरिक स्थिति, ये बहुत ही सुरक्षित जगह है क्योंकि मगध के पूर्व में चंपा नदी, मगध के पश्चिम में कौन सी नदी है? तो सोन नदी, मगध के उत्तर में गंगा नदी, और मगध के दक्षिण में एक पर्वत यानी विंध्याचल पर्वत, विंध्य पर्वत। तो आप देखेंगे तो जो मगध है वो 3 तरफ से नदियों से घिरा हुआ है और चौथी तरफ से यानी दक्षिणी तरफ से एक पर्वत से घिरा हुआ है जिसका नाम है विंध्याचल पर्वत। तो इसी के कारण जो नया साम्राज्य आ रहा है उसका उत्कर्ष मगध में ही हो रहा है। तो चलिए अब हम जानते हैं मगध की राजधानी के बारे में। मगध की राजधानी के बारे में तो ऐसे इसकी 2 राजधानियां हैं। एक तो है राजगिरी या राजगृह को ही गिरिब्रज भी कहा जाता है। तो गिरिब्रज, पहला है गिरिब्रज। तो गिरिब्रज जो है इसके पूर्व में वराह पहाड़ी, इसके पश्चिम में वैभार पहाड़ी और इसके उत्तर में वृषभ पहाड़ी, और मगध के दक्षिण में ऋषिगिरी पहाड़ी, ऋषिगिरी पहाड़ी। तो ये जो गिरिब्रज था या फिर राजगिरी, गिरिब्रज को ही राजगिरी भी कहते हैं। तो ये चारों ही तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ था। तो कितनी सुरक्षित जगह होगी ये। तो इसी की वजह से जो नया साम्राज्य आ रहा है उसका उत्कर्ष मगध में ही हो रहा है। दूसरी राजधानी को हम देखते हैं। दूसरी राजधानी है पाटलिपुत्र। तो ये हो गया उत्तर, ये हो गया पूर्व। तो इसके उत्तर पूर्व में कौन सी नदी है? तो गंगा नदी। इसके उत्तर पूर्व में गंगा नदी, इसके दक्षिण में सोन नदी और इसके पश्चिम में गंडक नदी। जो पाटलिपुत्र है वो एक जल दुर्ग के रूप में है। तो ये भी अनेक नदियों से घिरा हुआ है। दोनों ही जगह बहुत सुरक्षित है। तो जैसे जैसे हम मगध के शासक के बारे में पढ़ेंगे तो वो अपनी राजधानी गिरिब्रज या फिर राजगीर से हटाकर कहाँ कर लेते हैं? पाटलिपुत्र। तो चलिए अब हम जानते हैं मगध राजवंश के बारे में। ये तो थी मगध की राजधानी। अब हम पढ़ेंगे जो मगध राजवंश है उसमें कौन कौन से वंश है। मगध राजवंश, इसमें 3 वंश है। कौन कौन से है वो? तो एक तो है हर्यक वंश, दूसरा है शिशुनाग वंश, और तीसरा कौन सा है? नंद वंश। तो ये जो हर्यक वंश था ये कब से कब तक रहा? तो 544 से लेकर 412 BC तक। और ये जो शिशुनाग वंश था ये कब से कब तक रहा? 412 से लेकर 344 BC तक। और ये जो नंद वंश था ये कब से कब तक रहा? तो 344 से लेकर 324 BC तक। ये ज्यादा समय तक नहीं रह पाया। तो चलिए अब हम जानते हैं जो हर्यक वंश है इसमें कौन कौन से मेनली शासक रहे थे। एक तो थे बिंबिसार,
बिंबिसार, उसके बाद इनके पुत्र अजातशत्रु, और फिर इनके पुत्र अजातशत्रु के पुत्र उदयन, फिर उदयन के बाद उदयन के पुत्र नागदशक। तो ये 4 शासक रहे थे हर एक वंश में। अब शिशुनाग में केवल 2 ही शासक रहे थे, वो कौन कौन से रहे थे? तो एक तो शिशुनाग वंश की जिसने स्थापना की शिशुनाग, और दूसरा कालाशोक, या कालाशोक को ही काकवर्ण भी कहा जाता है। कालाशोक या फिर कालाशोक को ही काकवर्ण भी कहा जाता है। अब ये जो नंद वंश है इसमें कुल 3 शासक थे, कौन कौन से थे वो? तो एक था महानंदी, उसके बाद महापद्मनंद, और फिर महापद्मनंद के बाद घानंद। ये 3 शासक रहे थे नंद वंश में। तो आइए अब हम जानते हैं ये जो 3 शासक रहे थे ये मेल जोल थे। अब इस वंश की एक खासियत है कि ये जो बिंबिसार है, जो इसका पुत्र है अजातशत्रु, ये इसकी हत्या छूरागुप्त कर देता है। तो जब अजातशत्रु ने हत्या बिंबिसार की हत्या की, तब इसके पुत्र उदय ने देखा था और समझा था कि जो मेरे पिता है वो सिंहासन के लिए ही हत्या कर रहे हैं, तो ये भी जब बड़ा हुआ तो ये भी हत्या कर देता है अपने अजातशत्रु का छूरागुप्त कर, लेकिन नागदशक नहीं करता है। तो ये जो 3 शासक रहे थे ये मेन शासक है, इन्हीं के बारे में हम जानते हैं। बिंबिसार के बारे में तो अब हम जानेंगे बिंबिसार के बारे में। बिंबिसार के बारे में, ये जो बिंबिसार था इसे श्रेणिक भी कहते थे। इसकी उपाधि क्या थी? बिंबिसार या श्रेणी। और ये कब से कब तक रहा था? तो 544 बीसी से लेकर 492 बीसी तक। कब से कब तक रहा था? 544 बीसी से लेकर 492 बीसी तक ये बिंबिसार। बिंबिसार को मगध का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। वास्तविक संस्थापक किसको माना जाता है मगध का? तो बिंबिसार को। और ये जो बिंबिसार था इसने अंग विजय से मगध की विजय प्रारंभ की। पहले इसने अंग को जीता, इसने यहाँ के शासक ब्रह्मदत्त को पराजित किया। ये जो अंग के राजा थे ब्रह्मदत्त, इनको पराजित करके अंग की विजय की। अवंती के राजा चंडप्रद्योत का पीलिया या पांडु रोग ठीक करने के लिए भी बिंबिसार ने अपने राज्यवैद्य जीवा को अवंती भेजा था। एक जो अवंती हमने महाजनपद पढ़ा है, वहां के राजा थे चंडप्रद्योत। क्यों? चंडप्रद्योत को एक रोग हो गया था जो नासूर था, उस रोग को पीलिया या फिर पांडु कहा जाता है। पीलिया या पांडु, ये ठीक ही नहीं हो रहा था, नासूर था। तो इन्होंने अपने राजवैद्य जीवक को, इनका राजवैद्य का नाम था जीवक, तो जीवक को अवंती भेजकर चंडप्रद्योत का पीलिया या पांडु रोग ठीक करने के लिए बोला। तो जब जीवक गया तो चंडप्रद्योत का पीलिया या पांडु रोग ठीक कर दिया। तो जो चंडप्रद्योत थे ये निश्चित रूप से क्या शांत हो जाएंगे, बिंबिसार से अब युद्ध नहीं करेंगे, जितनी भी क्रोध थी वो शांत हो जाएगी। तो अब हम जानते हैं बिंबिसार की पत्नियां के बारे में। तो बिंबिसार की लगभग 500 पत्नियां थी। बिंबिसार की लगभग 500 पत्नियां थी, जिसमें कुछ खास पत्नियां हैं। क्या नाम है? महाकोसला, एक क्षेमा या खेमा, एक क्षेमा या खेमा, क्षेमा या इन्हें खेमा भी बोला जाता है, और एक है चेल्लन या फिर इन्हें चेल्लना भी बोला जाता है। तो ये जो महाकोसला थी ये कौशल नरेश प्रसेनजित की बहन थी। ये कौशल नरेश प्रसेनजित की बहन थी। कौन? महाकोसला। तो जब महाकोसला का बिंबिसार के साथ विवाह हुआ तो दहेज में क्या मिला? काशी मिला। दहेज में क्या मिला? काशी मिला। तो जब बिंबिसार की हत्या अजातशत्रु ने छूरा घोंप कर दी तो
उसी दिन महाकोसला का पति वियोग में उसी दिन इनका मृत्यु हो गया। अब हम जानते हैं चेमा या खेमा के बारे में। ये जो चेमा या खेमा थी ये भद्र देश की राजकुमारी थी और ये जो चलना या छलना थी लिच्छवी के राजा चेटक की पुत्री थी। यह किनकी पुत्री थी? तो चेटक की पुत्री थी ये चेमा या खेमा। जैसे हर चीज का अपना एक वास्तुकार होता है, वैसे ही मगध का वास्तुकार कौन था? महोगोविंद। महोगोविंद इसका वास्तुकार था मगध का। ऐसा माना जाता है विनय पिटक के अनुसार कि जो महात्मा बुद्ध के चचेरे भाई थे देवदत्त, उन्हीं के उकसाने पर अजातशत्रु ने बिंबिसार की हत्या कर दी थी। तो पिटक ग्रंथ हमने पढ़े जिसमें सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक है। तो सुत्त पिटक को किसने लिखा था? आनंद, महात्मा बुद्ध के प्रिय शिष्य आनंद ने लिखा था। और विनय पिटक को किसने लिखा था? उपाली, जो कि जाति से एक नाई था। तो उसी विनय पिटक के अनुसार देवदत्त के उकसाने पर ही अजातशत्रु ने बिंबिसार की हत्या कर दी थी और बिंबिसार ने ही राजगृह की नींव रखी थी। तो चलिए अब हम जानते हैं अगले शासक अजातशत्रु के बारे में। अब हम जानेंगे अजातशत्रु के बारे में। अजातशत्रु या अजातशत्रु को ही कुनिक भी कहा जाता है। इनकी उपाधि क्या थी? कुनिक। ये कब से कब तक शासक रहे थे? 492 से लेकर 460 तक। 492 से लेकर 460 बीसी तक ये शासक रहे थे। कौन? अजातशत्रु। इन्होंने मगध पे कब से कब तक शासन किया था? तो 492 से लेकर 460 तक। तो ये जो अजातशत्रु थे इनका कौशल नरेश प्रसेनजित, जिनकी बहन कौन थी? महाकोसला, उनसे युद्ध हो जाता है। तो प्रसेनजित से युद्ध हो जाता है किसका? अजातशत्रु का। तो पहले तो प्रसेनजित की हार होती है क्योंकि अजातशत्रु जो था वो महान राजा था, लेकिन बाद में दोनों ने आपस में समझौता कर लिया। तो बाद में जो प्रसेनजित थे इन्होंने अपनी बेटी, उस समय बहन, इनकी महाकोसला कौन थी? बहन, ये वाजिरा, वाजिरा कौन है? इनकी प्रसेनजित की बेटी है। तो इन्होंने अपनी पुत्री बेटी वाजिरा का विवाह किससे करा दिया? अजातशत्रु से। इनका वज्जी संघ महाजनपद हमने पढ़ा है, जो कि गणतांत्रिक महाजनपद के रूप में है। तो वज्जी संघ के साथ भी हुआ, लेकिन उन्होंने अपने कूटनीतिक मंत्री की सहायता से लिच्छवियों के शक्ति पर विजय प्राप्त कर लिया। तो ये जो अजातशत्रु या कुनिक थे। तो इस प्रकार अब तो वज्जी संघ का राजधानी कहाँ था? वैशाली। तो युद्ध हुआ तो वैशाली भी अब मगध में विलय हो गया, इधर काशी दहेज में मिल गया था। तो इस प्रकार काशी और वैशाली को मिला लेने से मगध साम्राज्य का और विस्तार हो गया। और इस अजातशत्रु के शासन 8वें वर्ष के शासनकाल में महात्मा बुद्ध को क्या हो गया था? महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ। इसके 8वें वर्ष शासनकाल में ही क्या हुआ था? महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण हुआ था। और इसी के शासनकाल में, अजातशत्रु के शासनकाल में, राजगृह के सप्तपर्णी गुफा में पहली बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ। तो जब महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई तो जो अजातशत्रु था उनके अवशेषों से एक स्तूप का निर्माण करवाता है। स्तूप मीन्स पूजा घर। तो एक स्तूप का निर्माण करवाता है। स्तूप का मतलब होता है पूजा घर। तो ये अजातशत्रु ने ही राजगृह में एक स्तूप का निर्माण करवाया। इसी के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ और इसकी हत्या इसके पुत्र उदयन ने छुरा भोग कर दिया। तो अब हम जानते हैं उदयन के बारे में। अब हम जानेंगे उदयन के बारे में। उदयन या इसकी उपाधि क्या है? उदय भद्र। उदयन या उदय भद्र। ये कब से कब तक रहा था? तो 460 से लेकर 444 तक। 460 से लेकर 444 बीसी तक यह रहा था। मगध पे इसने शासन किया था उदय ने। तो उदय ने गंगा और सोन नदी के संगम तट पर एक पाटलिपुत्र या कुसुमपुर नाम नगर की स्थापना करता है तथा अपनी राजधानी राजगृह से वहीं स्थानांतरित करता है। ये जो उदयन था इसी ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र बनाई थी। जो अजातशत्रु और जो बिंबिसार थे उनके समय में राजधानी मगध का कहाँ था? तो राजगृह। अब जब ये उदयन शासक बनता है तो ये अपनी राजधानी कहाँ करता है? पाटलिपुत्र या पाटलिपुत्र को ही कुसुमपुर भी कहा जाता है और अपनी राजधानी यही स्थानांतरित करता है। इसकी भी हत्या किसी व्यक्ति ने छुरा भोग कर दी। अब ये उदयन की मृत्यु हो गया तो इसके 3 पुत्र थे। कौन कौन थे वो?
अनिरुद्ध, मुंडक और नागदशक। ये 3 पुत्र किसके थे? तो उदयन के। इन्होंने बारी बारी से शासन किया। अब उदयन की मृत्यु के बाद अनिरुद्ध, मुंडक और नागदशक ने बारी बारी से शासन किया। पुराणों अथवा कथा कोश में नागदशक का एक नाम दर्शक भी देखने को मिलता है। बाद में जनता ने इन पितृहंताओं को हटाकर शिशुनाग नामक एक योग्य अमात्य को राजा बनाया। शिशुनाग ने ही शिशुनाग वंश की नींव रखी। तो यहीं से आता है अब शिशुनाग वंश। तो चलिए अब जानते हैं शिशुनाग वंश के बारे में। शिशुनाग वंश, ये जो शिशुनाग वंश था इसका संस्थापक कौन था? तो शिशुनाग ही था। संस्थापक कौन था? शिशुनाग ही इसका संस्थापक था। इसका संस्थापक कौन था? तो शिशुनाग। शिशुनाग की सबसे बड़ी सफलता ये है कि इसने अवंती महाजनपद है उसको जीत लिया तथा मगध में मिला लिया। तो जब उदयन था तो राजधानी कहाँ थी मगध की? पाटलिपुत्र। लेकिन ये अपनी राजधानी कहाँ बना लेता है? जो शिशुनाग है ये अपनी राजधानी कहाँ बना लेता है? वैशाली। ये वैशाली अपना राजधानी बना लेता है। तो इसकी जरा से ही इतिहास है। तो अब इसके अगले शासक कौन से रहे थे शिशुनाग वंश में? तो कालाशोक या काकवड़, एक अगला शासक। और ये जो शिशुनाग वंश था ये कब से कब तक रहा था? तो 492 से लेकर 407। और ये जो कालाशोक या फिर काकवड़ था ये कब से कब तक रहा था? 394 से लेकर 366 बीसी तक यह रहा था। मगध में इसने शासन किया था। तो यह अपनी राजधानी पुनः पाटलिपुत्र में स्थानांतरित करता है। ये जो शिशुनाग था इसने अपनी राजधानी कहाँ बना ली थी? वैशाली में। वैशाली में बना ली थी। तो यह अपनी राजधानी कालाशोक फिर से ये जो कालाशोक है ये अपनी राजधानी कहाँ स्थानांतरित करता है? पुनः पाटलिपुत्र। और इसके बाद मगध की राजधानी पाटलिपुत्र ही रहती है, कोई चेंजेस नहीं आता है। तो इसी के शासन काल में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। वैशाली का वालुकाराम बिहार में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन होता है। इसकी भी हत्या कालाशोक या काकवड़ की हत्या एक व्यक्ति ने छुरा घोंपकर कर दी। तो यहीं तक था शिशुनाग वंश। अब हम जानते हैं नंद वंश के बारे में। नंद वंश के बारे में। तो नंद वंश, अब शिशुनाग वंश के बाद मगध का राज्य नंद वंश के हाथों में आ गया था। तो नंद वंश की स्थापना किसने की? इसका संस्थापक कौन था? तो इसका संस्थापक था महानंदी। इसका संस्थापक कौन था? महानंदी। इसका संस्थापक था नंद वंश का। ये जो महानंदी था यही था नंद वंश का संस्थापक। तो इसने अब जो शिशुनाग वंश था वो हट गया। तो अब जो मगध का राज्य है वो किसके हाथों में आ जाता है? महानंदी के हाथों में। लेकिन इसका भी वध एक शूद्र दासी पुत्र महापद्मनंद ने कर दी। एक शूद्र दासी थी जो कि जाति से क्या थी? शूद्र, और उसका पुत्र का नाम क्या था? महापद्मनंद। तो महापद्मनंद ने इसका वध कर दिया। एक शूद्र दासी पुत्र ने महानंदी की वध कर दिया। तो अब हम जानते हैं महापद्मनंद के बारे में। यह पूरे मगध का सबसे शक्तिशाली शासक था। ये जो महापद्मनंद था ये पूरे मगध का सबसे शक्तिशाली शासक था। इसने सबसे पहले कलिंग पर विजय प्राप्त की तथा वहां एक नहर खुदवाई जिससे कि कृषकों को मदद मिले अपने खेत में पानी डालने के लिए, जिसका उल्लेख बाद में कलिंग के जो राजा है खारवेल, जो कि जैन धर्म का एक कट्टर अनुयायी है, तो खारवेल ने अपने हाथी गुम्फा अभिलेख में किया। जो खारवेल थे जो कि जैन धर्म का एक कट्टर अनुयायी थे, इन्होंने अपने हाथी गुम्फा अभिलेख में ये बताया है कि इसने कलिंग की विजय की और एक नहर खुदवाया। इसी अभिलेख से पता चलता है जो महापद्मनंद था ये कलिंग से जिनसेन की प्रतिमा उठा लाया था। इसे पुराणों में एक छत्र या एक राट कहा गया है। एक
छत्र या एक राट कहा गया है। और जो व्याकरणाचार्य पाणिनि थे, पाणिनि ये इसी के मित्र थे। यह निसंदेह यह कहा जा सकता है कि यह उत्तर भारत का सबसे महान ऐतिहासिक सम्राट था। तो अब हम जानते हैं आखिरी शासक घननंद के बारे में। घननंद के बारे में, घननंद के बारे में, इसे यह नंद वंश का अंतिम सम्राट था। ये जनता के ऊपर अत्यधिक कर लगा दिया था, टैक्स लगा दिया था, जिससे कि जो जनता थी इसे असंतुष्ट थी। इसी का फायदा चंद्रगुप्त मौर्य ने उठाया और चाणक्य की मदद से इसका खात्मा कर दिया घननंद का, और मौर्य वंश की स्थापना की। ये जितने भी हमने नंद वंश में पढ़ा, जितने भी शासक थे, ये सब किसके पोषक थे? जैन मत का पोषक थे। और ये घननंद भी जैन मत का पोषक था। तो इसके अमात्य कौन थे? इसके अमात्य थे स्थूलभद्र, स्थूलभद्र या सक्तान, सक्तान इसके अमात्य थे। और इसी के समय पे सिकंदर ने भारत पे आक्रमण कर दिया था। इसी के शासनकाल में जो सिकंदर था वो भारत पे आक्रमण कर देता है। और जो महान विद्वान जो थे, जैसे कि वर्ष है, उपवर्ष है, वररुचि है और कात्यायन, ऐसे महान जो विद्वान थे वो नंद वंश के काल में ही इनका उत्पत्ति हुआ। ये सब नंद वंश के समय में ही आए थे। तो यही था मगध साम्राज्य का कैसे उत्कर्ष हुआ। हमने जाना कि मगध साम्राज्य का उत्कर्ष कैसे हुआ। थैंक यू।